हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड और आज मेरे सामने है मारुति सुजुकी की बलिनो। तो अगर आप लोग 10 लाख रुपए के अंदर एक हैचबैक कार लेना चाहते हो जिसमें आपको अच्छा स्पेस मिल जाए और लेटेस्ट फीचर्स मिल जाए और साथ ही एक बहुत ही अच्छी माइलेज भी मिल जाए और आपको रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़े, तो उन सारी चीज़ों में आपकी जो मारुति की बलिनो है ये सारे ही मतलब टिक मार्क कर देती है। तो यहाँ पे एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं और देखने हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कार को यूज़ करते हो तो कितना आपकी जेब पे खर्चा आने वाला है, क्या इसके साथ अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? इस कार के ओनर। तो मेरे साथ में मिस्टर मोहित। हाय मोहित। हाय। तो ये हैं इस कार के प्राउड ओनर। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मोहित, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया कार परचेज़ किए हुए? ये कार लिए हुए मुझे 5 ईयर्स हो गए। 5 ईयर्स हो गए। और कितना किलोमीटर अभी रन कर चुके हो? अभी नियर अबाउट 32,000 हो गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 32,833 किलोमीटर ऑलरेडी ये रन हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा रन कर चुका है। कभी कोई लॉन्ग ट्रिप मारी है इससे? लॉन्ग ट्रिप तो बहुत मारी है इससे। पहाड़ों पे मारी है, हिमाचल भी गई है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिस टाइम आपने कार परचेज़ की थी उस समय हैचबैक में काफ़ी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे एक i20 थी आपके पास। और इसके अलावा ये जो आपने परचेज़ की है ये ऑप्शन अवेलेबल था। टाटा में भी आई थिंक अल्ट्रोज उस टाइम पे थी। अल्ट्रोज तब आ रही थी, अवेलेबल थी। तो आपने ये बलिनो को ही क्यों चूज़ किया? पहली बात, i20 में तो जब आप बैठोगे तो स्पेस का इशू हो जाता है। थोड़ा सा स्पेस का इशू है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6 फीट है। 6 फीट है। तो उस पे स्पेस का इशू होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे, लेकिन अब मैं बताता हूँ यहाँ बैठ के। तो जब आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे तो अभी यहाँ पे देखोगे तो i20 में ये कर्व का इशू रहता है। जब आप रहोगे, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइवर सीट पे हो, तो यहाँ पे ये आपको ये लगता है आपके घुटनों पे। तो वो एक इशू हमेशा ही रहता है। और उसमें सीट का अलाइनमेंट और ये सब इतना अच्छा नहीं था उस समय, बट अब नए वाले में ठीक कर दिया, पर पहले में नहीं था जब हम ले रहे थे। ये चीज़ है। अच्छा, मारुति में एक प्रॉब्लम हमेशा से आती रही है, मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं, इंडिकेट करते हैं कि मारुति का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। गाड़ी अगर आप दबाते हो तो ऐसे करके वो दबती है। वैसे ये तो नहीं दब रही है। तो आपको क्या बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड कभी इशू आया इसमें? जी, वो तो सबके अपने अपने यूज़ केस होते हैं। बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड मुझे इतना वैसे इशू नहीं आया, बिकॉज ये गाड़ी सिटी में ज़्यादा रन होती है और सिटी में ही यूसेज इसका है। अगर आपका हाईवे का यूसेज है, वैसे कुछ अलग यूसेज है, तो फिर दूसरी गाड़ी पे आप ऑप्ट कर सकते हो। और ऐसा कोई प्रॉब्लम? व्हाट अबाउट हेडलाइट्स? यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती हैं। हाँ। तो क्या कभी कोई हेडलाइट में आपने लाइट वाइट चेंज कराई है? नहीं, स्टॉक है? ये सारी स्टॉक लाइट्स हैं और ये हेडलाइट भी स्टॉक है और ये फॉग लैंप भी कंपनी फिटेड ही है। ओके। तो इसमें कभी थ्रो में कोई प्रॉब्लम हुई पहाड़ों पे या फिर लॉन्ग राइड में या फिर कभी हाईवेज पे? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम में मतलब लाइट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? ये परफेक्ट एकदम बढ़िया लाइट्स हैं। और एंड व्हाट अबाउट टायर्स? इसके अभी क्या स्टॉक टायर है, चेंज कराए हैं? स्टॉक टायर्स हैं अभी भी। इसमें आपके MRF के ZV TB टायर पड़े हुए हैं। तो टायर की परफॉर्मेंस कैसी थी? टायर की परफॉर्मेंस ठीक है, एट पार नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ब्रेकिंग में और ये सारी चीज़ें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, पावर कैसी? जैसे आपने और कार चलाई, i20 चलाई होगी, दूसरी कार्स भी चलाई होंगी, तो इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो कैसा है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका मॉडरेट मान सकते हैं। और प्रॉपर आपको पावर एकदम एग्जैक्ट, अगर आप चाहोगे, जैसे आप i20 कोई N-line से कंपेयर करने लग जाओगे, तो वो सब गाड़ी का अपना अपना यूज़ केस होता है। तो इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिटी पर्पस, माइलेज पर्पस आपको एक गाड़ी चाहिए तो हाँ, बलिनो एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, थोड़ा अंदर चलते हैं, बैठ के देखते हैं इंटीरियर का कैसा है इसमें। तो ऐसा कुछ दिख रहा है ये। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाती है एंड यहाँ पे टच स्क्रीन नहीं मिला। ये आपका मॉडल कौन सा? टॉप मॉडल था? नहीं, ये टॉप मॉडल नहीं था, इसको डेल्टा मॉडल कहते हैं। डेल्टा मॉडल बोलते हैं। हाँ। तो इसके ऊपर 2 मॉडल और आते हैं, अल्फा और तो उसमें भी उस एक में टच स्क्रीन आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन यूसेज। इस टाइम तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर में आपका कैमरा, टच स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वो सब में आ जाते हैं। इस टाइम वाले में तो ये सब कुछ है, बट उसमें फिर क्या रहता है, उसका हाइट कम कर दिया है कुछ। ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो, अभी आपके सीट जो इसकी है ये हाइट एडजस्टेबल है? सीट नहीं, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, बस यही। 4 वे इलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैनुअल है। पूरा मैनुअल है। हाँ, तो लेकिन फिर भी आपने जैसा 6 फीट हाइट बताई, फिर भी आपके सर पे काफी स्पेस बच रहा है यहाँ पे। तो ऐसे पीछे भी बैठने वाले को भी इतना ही कंफर्ट रहेगा, आगे में भी। और ड्राइविंग अगर देखोगे तो रियर में या फ्रंट में गैप बचता है, तो आप आराम से कुल मिला के मतलब स्पेस का जो मामला है, अगर फैमिली के साथ भी आप जाना चाह रहे हो, दोस्तों के साथ जाना चाह रहे हो, तो ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है इसमें। और
मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज इसमें कुछ भी एडिशनल कंपनीज ने किया अपार्ट फ्रॉम ये सीट जो लगी है वो बस बाहर से फिटेड है और सारा सब कुछ बाकी ये सारी चीजें ये कवर पूरा और सीट बाहर से फिटेड है, बाकी सब जो कंपनी से स्टॉक आता है वैसे ही है। ओके, एक बार पीछे चल के बैठते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये पीछे की सीट है और यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है आपको। हाँ, मैं जैसे कह रहा था कि यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी आपका आपके हिसाब से आगे की सीट सेट थी और अपने पीछे की ये निकलते इस टाइम, उसके बाद भी पैर में देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है यहाँ पे। एंड सर पे भी स्पेस ठीक ठाक है आपका, पीछे का हेडरेस्ट जो है वो भी आपका एडजस्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस का क्या हाल है इसमें? जैसे पहाड़ पे आप बता रहे हो गए हुए हो, तो कभी ऐसा हुआ कि नीचे से गाड़ी टच हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई? बहुत, मतलब अब पहाड़ों में तो अलग अलग तरह के केस होते हैं, पर ऐसे कोई गाड़ी टच नहीं होगी। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, बात कर लेते हैं पैसे की। जैसे मारुति कार नॉर्मली आदमी लेता है तो सोचता है कि थोड़े पैसे जेब पे जो खर्चा है वो कम आएगा, तो अभी कितनी सर्विस हो चुकी होंगी इसकी? इसकी 5 सर्विस हो चुकी है, 5 से नहीं ज़्यादा ही हो चुकी है। अभी लास्ट सर्विस कब कराई आपने? अभी लास्ट सर्विस हुई है 15 दिन पहले। 15 दिन पहले हुए। तो कितना खर्चा आया इसमें अभी? इसका खर्चा आया था आई थिंक 7200 के अप्रॉक्स, 7200 रुपये। तो उसमें कोई पार्ट्स भी चेंज कराया आपने? पार्ट कोई चीज़ नहीं हुआ, रेगुलर जो चेंज हुआ था वो चेंज हुआ था, और एक ये वाइपर का था तो वाइपर चेंज कराया था। अच्छा, वाइपर चेंज कराए होंगे आपने? हाँ, तो एक चेंज हुआ था, वो ख़राब हो गया था। मेरे ख्याल से यार वाइपर की लगवाई भी काफ़ी ले लेते हैं ये लोग, अगर कंपनी में आप कराते हो। नहीं, इनकी ज़्यादा नहीं है। अगर सर्विस कॉस्ट में जा रही है तो वाइपर की कोई लगवाई नहीं है, केवल पार्ट का ही चेंज होता है। ओके, तो 7200 रुपये खर्च हुए हैं इसमें। और अभी तक जब से कार आप रन कर रहे हो 32,000 किलोमीटर में, अभी तक कोई मेजर पार्ट चेंज हुआ है? कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुआ। कोई भी पार्ट नहीं चेंज हुआ अभी तक? नॉर्मल सर्विस ही हो रही है? कोई भी आपके ब्रेक पैड्स हो गए या फिर नॉर्मल जो सर्विस में फिल्टर चेंज होता है वो सब तो होता ही है, स्पार्क प्लग और फिल्टर वो सब तो चेंज होता ही है। तो मारुति के हिसाब से आपको लगा कि सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है? लोग नॉर्मली ऐसा लोग कहते हैं कि मारुति की कार है, आपकी 5,000 रुपये में सर्विस हो जाएगी, बट आपकी 72,000 रुपये लग रही है, वो भी अभी कोई पार्ट भी ऐसा चेंज नहीं हुआ? थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ नेक्सा की वजह से। ओके, हाँ, ये आपका नेक्सा में आता है, तो ये थोड़ा सा ये प्रीमियम साइड ले चलते हैं। अरीना में अगर स्विफ्ट होती है उसकी तो वो थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट कम हो जाती है, तो नेक्सा का थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा है बिकॉज वो मारुति अप स्केल करती है वैसे ही अपने प्रीमियम सेगमेंट के लिए। ठीक है, वो पीछे देख लेते हैं एक बार डिक्की की तरफ, कितना स्पेस है उसमें? सामान आपको लगता है कि स्पेस सफिशिएंट है? आराम से सारा सब कुछ स्पेस इसमें आ जाता है, तो सफिशिएंट रहता है, कुछ भी सामान रखना हो या कुछ भी करना हो। अच्छा खासा स्पेस है इसमें। आपकी स्टेपनी भी दी गई होगी? हाँ, स्टेपनी भी है। कभी यूज़ किया आपने? नहीं, स्टॉक पड़ी है। अच्छा, इसमें आपके एलॉय व्हील्स नहीं मिलते? एलॉय व्हील्स इस मॉडल के साथ नहीं आते हैं, तो एलॉय व्हील्स तो मैंने एडिशनल R15 की स्टेपनी है, और जो इसके टायर है बाहर वाले वो आपके R15, मतलब स्टेपनी आपकी छोटी नहीं दे रखी, सेम साइज ही दे रखी है। सेम साइज दे रखी है, ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ ज़्यादातर आजकल जो कास्ट कटिंग के लिए क्या करते हैं, एक साइज छोटी स्टेपनी दे देते हैं, कई बार तो पतली भी देते हैं। बट यहाँ पे जो नॉर्मल चारों टायर है वो सेम टायर आपको 5वां भी मिला हुआ है। हाँ, सेम टायर मिला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। बस उसमें एलॉय नहीं है। और अच्छा, एलॉयज आपने बताया आपने लगवाए हैं? हाँ, एलॉय इस मॉडल के साथ नहीं आते, तो मैंने मारुति से ही एलॉय लगवाए थे। अच्छा, कंपनी के जेनरिक एलॉयज हैं? कंपनी के जेनरिक एलॉय, जेन्युइन। चलिए, ये चीज़ बहुत सही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, जैसे आप तो काफ़ी लंबे टाइम से 5 साल से यूज़ कर रहे हो कार, आपको क्या लगा कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जब आप कोई चीज़ यूज़ करना शुरू करते हो तो आपको छोटी मोटी कमियां दिखती हैं कि अगर ये चीज़ थोड़ी सी बेटर होती है इस कार में तो बेटर हो जाता है, फिर ये फंक्शन होना चाहिए था इस कार में? फंक्शन वाइज तो ऐसा प्राइस टू रेशियो देखेंगे तब तो इस प्राइस में यही फंक्शन है। अगर किसी की डिमांड है कि थोड़ा सा बेटरमेंट चाहिए या वो ड्राइव क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, तो पहला तो बहुत ही मेजरली अगर 10 लाख सेगमेंट में अब शायद क्रूज कंट्रोल देने लगे हैं। हाँ, तो क्रूज कंट्रोल अगर एक अच्छा एक सेगमेंट है जो डाला होना चाहिए। क्रूज कंट्रोल काफ़ी लॉन्ग रूट पे बहुत हेल्पफुल होता है, आपको हेल्प करता है। इस कार में डिसएडवांटेज रहती है कि हाईवे पे बहुत तेज अगर हवा चल रही हो या कुछ रहेगा तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा स्टीयरिंग। मतलब बहुत हाई स्पीड पे आप नहीं भगा सकते हो। हाई स्पीड पे भागेगी, लेकिन हाँ वही है, जैसे 120 पे हो और हाईवे पे बहुत तेज हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, तो फिर आपको एक बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वही जो मैटर जो क्वालिटी है कार की थोड़ी सी हल्की है, उस वजह से बैलेंसिंग का वो स्टेबिलिटी आपका बहुत हाई टॉप स्पीड पे अगर आप हवा तेज चल रही है तो वो स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। सिटी वाइज माइलेज वाइज अगर देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि उसमें ये परफॉर्म बेटर करती है। अभी सिटी में कितना माइलेज दे रही है आपको? सिटी में देती है 14 का, 14-15 का। और अगर ट्रिप पे आप कभी गए हो हाईवे पे? 18 अभी
चला जाता है, 17-18 तक चला जाता है लेकिन वो आपका। कंडीशनल है, 100 तक का उसमें रखेगा, आप 120 पे रहोगे तो। अच्छा, अभी काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है E20 वाला, तो आपकी तो पुरानी कार है, अभी आप जो पेट्रोल डलाते हो E20 वाला डलाते हो, तो आपको लगा कि यहाँ की माइलेज कुछ कम हुआ है? मैंने जो पेट्रोल डला है वो हाँ E20 का जॉब चल रहा है, अब तो वही मिल ही रहा है। माइलेज इतना कम नहीं हुआ है ऐसा कुछ मतलब पता चलने लायक कम नहीं हुआ है? पता चलने मतलब अगर पॉइंट में कम हुआ है, जब 14 देती थी कभी 13 दे रही है और ऐसे कुछ दे रही है, तो अच्छा, बहुत ज़्यादा माइलेज पे उतना फ़र्क उतना अभी तक फर्क नहीं आया नहीं आया है। चलिए, ये चीज़ सही है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नॉर्मली मैं सारे लोगों से पूछता हूँ, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें आप अगर कुछ इसमें कुछ कवर करना चाहो कार के बारे में, कोई पॉजिटिव पॉइंट की ये चीज़ बहुत अच्छी है, कोई नेगेटिव पॉइंट की हाँ ये चीज़ थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। वैसे नॉर्मली तो आपने बता दिया है कि स्टोरेज वाइज स्टोरेज अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, इस प्राइस पॉइंट में आपको फीचर्स सारे मिल जाते हैं, माइलेज अच्छा मिल जाता है, सर्विस कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। नेगेटिव पॉइंट में आपने बताया कि हैंडलिंग जो है कार की, अगर आप एक ड्राइव क्वालिटी चाहते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उतनी अबव द वो नहीं है, एवरेज में आ जाती है आपकी। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा और कोई पॉइंट? बस और भी, अगर आप वो प्रेफरेंस के ऊपर होता है, जैसे आप किस प्रेफरेंस के लिए गाड़ी लेनी है, तो अगर आपको हाईवे पर्सपेक्टिव के लिए लेनी है, आप लॉन्ग ड्राइव्स करना चाहते हो, क्योंकि हमने इस पर बहुत लॉन्ग ड्राइव्स की हैं, बट उतना कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव्स नहीं है इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर जो SUVs में होती हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तब आप दूसरे ऑप्शन जा सकते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सारे ही जिनका भी ओनरशिप रिव्यू लेता हूँ उनसे पूछता हूँ, $1 मिलियन क्वेश्चन बोलता हूँ मैं उसको, कि अगर आज के टाइम पे आपको फिर से सेम प्राइस सेगमेंट में एक हैचबैक लेनी हो, तो आप क्या अभी भी इसी बलिनो की तरफ जाओगे, i20 अल्ट्रोज या किसी दूसरी हैचबैक पे स्विच करोगे? अब बलिनो का नया मॉडल उतना अच्छा नहीं है, ओके। तो अब स्विच करेंगे, क्योंकि अब उसमें भी ये बलिनो में जैसे हाइट का था वैसे वो थोड़ी कम हो चुकी है, और भले उसमें फीचर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन मतलब जो सबसे बड़ा पॉइंट इसका था कि आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, अच्छा रूम मिल जाता है, वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो वो तो नहीं है। अब आई थिंक इसी सेगमेंट में फ्रॉन्ट्स आ रही है। ओके। अब वो भी मैंने टेस्ट नहीं किया अगर उसमें भी स्पेस है कितना है, लेकिन अब वो इसी सेगमेंट क्या मतलब थोड़ा सा अप डाउन करके उसी में आ जाती है। i20 भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज उन्होंने अब थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। उसमें क्रूज कंट्रोल भी आ गया आपको और बहुत सारे फीचर, और 10 लाख रुपए के अंदर ही टॉप मॉडल भी मिल जा रहा है आई थिंक उसका, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो ये था ओनरशिप रिव्यू। और अगर आप लोग को कोई दूसरे क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस पर आपके आंसर्स कर दूंगा। मिस्टर मोहित भी अवेलेबल रहेंगे, वो भी आपके आंसर्स करेंगे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल दिख रहा है m.solotraveler। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलोट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।